चलिए देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, 21st क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एट मोस्ट 2 टेल इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स। सिक्के को कितनी बार फेंक रहे हैं? 3 टाइम्स कॉइन को फेंका जा रहा है। अगर कॉइन को हम 3 टाइम फेंक रहे हैं तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? वेरी गुड, ये होशियार बच्चे हैं सबके सब। 2⁻³ इट मींस दैट इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स होंगे। नहीं, अप्रैल खुश है, 40 में से 40 लेने इसने 8, तो 8 एलिमेंट सैंपल स्पेस में डालते हैं। 8 का हाफ कितना? 4, तो इसका इट मींस 4 टाइम्स हेड आ गया बच्चों, और 4 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास? टेल आ गया। 4 का हाफ कितना? 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का हाफ कितना? 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अभी तक इतना समझ में आया कि एक कॉइन को 3 बार फेंका, हमने सैंपल स्पेस बना ली उसकी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आनी चाहिए, उसकी संभावना बताइए क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, 3 नहीं आने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हुए तो 2 से कम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे, 2 से कम 1, 1 से कम 0, ठीक है। वो एटलीस्ट में नहीं होता बेटा, एटलीस्ट में होता है कम से कम इतना, उससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए। सर एटमोस्ट में ओनली वैल्यू, एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2, उससे कम जितना मर्जी। एटमोस्ट में आपने फिक्स कर दिया ना, ठीक है ना, एटमोस्ट में फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर नहीं, इससे एटमोस्ट, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे तो जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को कहते हो जी मैंने तो 8 घंटे खेलना है, कितना? 8 घंटे खेलना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ एटमोस्ट बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे जाने दूंगा तेरे को खेलने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? अब तू आधे घंटे के बाद ही वापस आ जाती है वो तो चलो अच्छी बात है, फिर तू पढ़ लेगी बैठ के। अगर तू 1 घंटे के बाद आती फिर वो भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम दिया था मैंने तेरे को, तो 2 घंटे के बाद आती वो भी ठीक, 2 घंटे में आते से पहले आ जाती तो वो भी ठीक। अब तू 3 घंटे के बाद आएगी फिर डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तेरे को एटमोस्ट 2 आवर्स दिए गए थे, 2 घंटे से ऊपर नहीं रहना तूने वहाँ पर, उससे पहले वापस आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात करिए जी, एटमोस्ट 2 टेल्स आनी चाहिए, एटमोस्ट 2 टेल। अब सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आनी चाहिए। हमारे पास कितने हैं मैक्सिमम टेल? 3, उसकी बात तो खत्म ही कर दो, ये तो आनी नहीं है, ठीक है। अगर आप एटमोस्ट 2 टेल की बात कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस आने हैं। टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास? 8। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल ये बोला आपको, ठीक है। अब पहले तो 2 टेल देख लो कौन से 2 टेल, हाँ बाकी सारे यही बच रहे हैं। 2 टेल आ सकते हैं, ये 2 टेल आ सकते हैं। अच्छा 2 टेल आ गए तो 2 टेल के बाद क्या 1 टेल नहीं आ सकता? 1 टेल आ सकता है, ये 1 टेल भी आपका है, ठीक है। अच्छा 1 टेल मतलब उसके बाद 0 नहीं आ सकता। मैंने इसको बोला ज़्यादा से ज़्यादा तूने 2 घंटे खेलने जाना है, ये कहती मैं जाऊँगी नहीं खेलने, 0 ओवर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेल कोई नहीं है, तो ये 0 टेल हो गया। तो फेवरेबल केसेस में कितना बना आपके पास? तो 7, तो ये कितना हुआ? 7/8। तो 2 टेल की बात करी तो 7 टेल। अगर मान लो 2 टेल की जगह पे 2 हेड की बात करता, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, तब भी आंसर सेम था। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। 3 हेड की तो संभावना ही नहीं है हमारे पास, 3 हेड हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो 3 हेड छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। अब 2 से नीचे 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में 21 कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर उन्होंने पूछा ही 3 टेल होता फिर बेटा, अगर एटमोस्ट बोल रहे हो कि एग्जैक्टली बोल रहे हो? एटमोस्ट तो फिर बेटा 8/8, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल, तो 3 भी ले सकते हो, 3 के नीचे 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब क्लास में हमने 5 चेयर्स लगा के रखी हैं, तो बेटा एटमोस्ट 5 स्टूडेंट्स कैन सिट देयर। 6 बिठा सकता हूं मैं? नहीं बिठा सकता। 4, 3, 2, 5 कुर्सी हैं, 4 बिठाए जा सकते, 3 बिठाए जा सकते, 2 बिठाए जा सकते, कोई नहीं तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं पांचों की पांचों, ठीक। 6 नहीं बिठा सकते हम, तो एटमोस्ट में फिक्स कर दिया, एक अपर लिमिट फिक्स कर देते हो। अब इससे ऊपर नहीं जाना, एटमोस्ट इससे ऊपर नहीं जाना। और एटलीस्ट में क्या कर देते हो? एक लोअर लिमिट सेट कर देते हो, इससे नीचे नहीं जाना। उस वक्त आप ऊपर जितना मर्जी जा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 कंप्लीट। क्वेश्चन 22 बताइए, पढ़िए बेटा। 22 One type of straight line will be represented by the system of equation 3x minus 5y equals to 7. 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 आपने बोला किस तरह की स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशनें?
पहली इक्वेशन आपने क्या बोली हमें? 3x minus 5y equals to 7. 3x minus 5y equals to 7. आगे And 2x minus 10y 2x minus 10y minus 24. माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ठीक है जी, फिर पहले तो कांस्टेंट सारे एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 24 हम परली तरफ लेकर जाएंगे तो इक्वल टू 24। ठीक हो गया। अब हमसे पूछ रहे किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। तो रूल लगा कर देख लेते हैं। ये तो हमारे पास 3/2 है, ये आपके पास माइनस 5/10 है, तो ये यहीं पे क्लियर हो गया। 5 1 का 5, 5 2 का 10, 3/2। ठीक है, ओके बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2। ये इक्वल ही नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। व्हाट टाइप ऑफ लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जवाब हो गया ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला लिख लिया हमने। क्वेश्चन 22 डन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, पढ़ दीजिए भाई। A die is thrown twice, then the probability that 4 will not come up either time. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे है कि आपके दिमाग में ना प्रोबेबिलिटी के 2 कॉइन 3 कॉइन तक छपने चाहिए, सैंपल सेट्स बनानी आनी चाहिए। 2 कॉइन 3 कॉइन की 4 कॉइन की आपको सिखाई गई है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला ए डाई और 2 डाइस, Twice. एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है। चाहे आप एक डाई को 2 बार फेंक लो, चाहे 2 डाई फेंक लो, नंबर तो 2 ही आएंगे। एक पे 1 आ जाता है, एक पे 2 आ जाता है, हो सकता है दोनों पे 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 2 डाइस को फेंक रहे हो, फेवरेट टोटल केसेस कितने बनेंगे? 36। एक डाइस में 6, दूसरे में भी 6, 6 × 6 36। अच्छा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पहले सैंपल स्पेस बनानी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो बिना सैंपल स्पेस बनाए भी हम कर सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग में सैंपल स्पेस बना लें इसकी। आपने बोला है जी 4 नहीं आना चाहिए, यही बोला आपने? 4 विल नॉट कम आइदर टाइम। पहली बार डाई फेंकी, 4 नहीं आना चाहिए, दूसरी बार फेंकी, 4 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दीक्षा बेटा? 23। इस डाई की अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता हूं तो क्या सैंपल स्पेस बनेगी? ठीक है, सारी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 36 एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अब आपने बोला 4 विल नॉट कम आइदर टाइम, 4 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब 4 अगर नहीं आना चाहिए तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। पहली डाई पे 4 चल रहा है और दूसरी डाई पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 आता जा रहा है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई इधर से हमारे पास ये 1 1 था, ये 2 1 था, ये 3 1 था, 4 1 5 1 और 6 1। इतना डन। 1 के बाद क्या आएगा इधर? 2 कॉमा 1 इधर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? 3 1। ये क्या चलेगा हमारे पास? सॉरी 2 1 1 2 2। ठीक है, 2 2 2 3। ओहो सॉरी 1 1 1 2 बस बन गया, तो बन गया 1/3 1 4। अब यहाँ पे 2 चल रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 2 4। यहाँ पर क्या आएगा? 3 4। यहाँ पर क्या आएगा? ये 5 की रो चल रही है तो 5 4। ये 6 की रो चल रही है तो ये 6 4। आपने बोला कि भाई जो 4 है वो नहीं आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो 4 नहीं आना चाहिए तो कितने एलिमेंट्स हैं जो फेवरेबल केस में से निकल जाएंगे? देखिए जरा बेटा, 11 एलिमेंट्स निकलेंगे पहले, है ना? इरेज कर दिया हमने ऊपर से। 1 4 2 4 और 3 4। तो 4 हमें नहीं चाहिए, तो 6 टाइम इधर है और 5 टाइम इधर है। 6 + 5 कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 ही हो गए। अब आपने क्या बोला कि 4 नॉट कम आइदर टाइम, 4 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 4 नाइदर कम्स। ठीक, टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट? 36 में से आप क्या करोगे? कितने बाहर निकाल दोगे? 11 बाहर निकाल दोगे तो 25। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 25/36। अच्छा, 4 की जगह पे अगर वो बोलते भाई 6 नाइदर कम्स ईच टाइम, तब भी आंसर सेम। 2 नाइदर कम्स ईच टाइम, तब भी आंसर सेम। क्वेश्चन बस ऐसे चेंज होके आएंगे। ठीक है, अगर 2 की बात करते तो ऑब्वियसली बात है इधर से 2 6 टाइम और उधर से भी 2, ये कॉमन हो जाता है ना, इसलिए इसको एक ही बार काउंट करेंगे हम। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 23 डन। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन 24। In triangle PQR, अच्छा, ट्राइंगल आ गया हमारे पास PQR। if angle Q equals to 90 degree, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये देखिए जी,
पी क्यू आर, आपने बोला क्यू जो वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू और एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे tan p equals to 1। चलो आपने tan p दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8, ठीक है। tan p आपने 1 दे दिया। आगे बेटा Then value of sin p cos r तो आप हमें पूछ रहे हो कि बताइए जी sin p cos r cos r माइनस cos p sin r is। sin r, कहते हैं जी इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक, कोई मुश्किल काम नहीं है, पर बड़ा तरीका आता है आप लोगों को सबको। पंडित बद्री प्रसाद करोगे आप तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने tan p इक्वल टू क्या दे दिया था हमें? 1 दे दिया था, ठीक है। tan p 1 है, इसका मतलब 1 के नीचे तो ऑब्वियस है 1 ही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी 1 और ये भी 1, तो पाइथागोरस लगाकर आप क्या पता कर लोगे? यहाँ पे √2 पता कर लोगे, पाइथागोरस लगी। क्लियर ना? x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो √2 आ गया आपके पास। अब जब आपके पास √2 आ चुका है तो आप sin p cos r कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए छोटा मेथड समझते हैं, ठीक है। बोलिए बोलिए। सर tan की 1 आता है जब उसके, हाँ 45 पे होता है। यस सर, वो हाँ। p की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल, वहां से p की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये देखिए भाई tan p इक्वल टू 1 था, हमने यहाँ पर लिख दिया भाई tan p इज इक्वल टू tan 45। इसका मतलब p कितने डिग्री हो गया हमारे पास? 45 डिग्री हो गया। p हमें मिल गया 45 डिग्री, एंगल ही चाहिए था। अगर आपका p 45 डिग्री है तो q r कितना होगा? ये भी 45 ही होगा। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 है तो ये 45, तो ये भी 45 ही होने वाला है। इसका मतलब हमें r भी पता लग गया। r कितना हो गया? 45। भरिए भी इसमें, ये हुआ sin 45 और cos 45, 0 आंसर आ जाएगा इसका। sin 45 cos 45, वैल्यूज भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। sin 45 cos 45, sin 45 cos 45, दिस एंड दैट कैंसिल, वी शैल लेफ्ट विद 0। चलो ये क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म हुआ, ठीक है। पढ़िए बेटा 25। The ratio of sum and product of the roots for रेशो बोली गई सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 5x square इक्वेशन दे रहे हो आप हमें पहले 5x स्क्वायर minus 7x माइनस 7x minus 4। माइनस 4, ठीक है। ये आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमें दे दी, और अब आप हमसे निकलवाना चाहते हो रेशो। किसकी रेशो? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो चलो सम ऑफ रूट निकाल लो पहले इसमें से। सम ऑफ रूट क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस कैंसिल, सम ऑफ रूट कितना हो गया? 7/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, वो क्या हो जाएगा? सी ओवर ए, ठीक है जी, -4/5। सम ऑफ रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। रेशो किसकी? सम ऑफ रूट विद प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या चाहिए? रेशो चाहिए। सम और प्रोडक्ट की रेशो। सम कितना आपके पास? 7/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना? -4/5। तो 5 और 5, तो बचा क्या हमारे पास? ठीक है जी, -7/4 आपका आंसर आ जाएगा। MCQ होगा, टिक कर देना बस आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 डन। 26 पढ़िए बेटा। रेशो बोली थी, फिर ये -7/4 आ जाएगा, और क्या। अब नेगेटिव आ रहा है तो अब MCQ में देखना पड़ेगा आपको, नेगेटिव वो ऊपर रख रहे हैं कि नीचे रख रहे हैं। जहाँ पे रखे वो रख देना। मैंने 7 के साथ नेगेटिव रखा हुआ है। अच्छा 4 के साथ है, देखो 4 था ना नेगेटिव हमारा, 4 नेगेटिव था तो हम 4 के साथ ही नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। 7/-4, ये लो, 4 ही नेगेटिव था, 7 का नेगेटिव तो खत्म हो गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। cosecant A plus cot A। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, कोसेकेंट A प्लस कॉट A। 1 minus cos A। ये कहाँ पे है? ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में है। अच्छा, कोसेकेंट A प्लस कॉट A इंटू 1 माइनस cos A। कॉस A इज इक्वल टू, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या हो सकता है ये, तो चलिए कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट का फॉर्मूला, कोसेकेंट का फॉर्मूला प्रियल जल्दी बोल, निकल गया टाइम, 1 मिनट दबा दिया Secant तुमने। square minus cot। कोसेकेंट का फॉर्मूला, मैं कोसेकेंट स्क्वायर नहीं पूछ रहा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, 1/sin A। कॉट क्या होता है? cos A/sin A। ये हो गया। यहाँ पर क्या है? 1 माइनस cos A, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क था, तो बेस दोनों का ऊपर फॉर्मूला बन गया A प्लस बी, A माइनस बी, क्या बन जाएगा? 1 माइनस, ओवर में क्या चल रहा है? साइन A। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वो होता है साइन स्क्वायर A, और ओवर में ऑलरेडी साइन A, तो कितना आ गया? साइन A। डन। क्वेश्चन 26 समाप्त, ठीक। 27 पढ़िए बेटा, पढ़ते पढ़ते फटाफट।
poles of height 7 meter and 12. दो पोल है हमारे पास, एक पोल की हाइट है 7 मीटर और दूसरे पोल की हाइट कितनी है 12 मीटर। ये 7 मीटर का पोल, ये 12 मीटर का पोल। आगे बेटा। Stand vertical upright on the ground if the distance between pole foot is 12 meter. ठीक है, बस 12 मीटर दोनों के फुट का डिस्टेंस है। अपराइट पोजीशन में ग्राउंड में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। Find distance between their top. तो कहते हैं जी इनके टॉप का डिस्टेंस निकाल दो। ये बताओ कोई काम है कामों में काम? इसको इधर ज्वाइन करवा देते हैं। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 होगा। अच्छा ये पूरा का पूरा 12 था ना यहाँ पर। हाँ जी। 12 हाइट बोली थी और डिस्टेंस भी 12 भी बता दिया आपने हमें। ठीक है, तो फिर ये कितना है आपके पास? ये आपके पास 7 था, दिख रहा है इधर 7, तो 7 तो बाकी कितना बचा 12 में से। इस 12 में से आपने 7 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 5। लो पाइथागोरस लगाइए बस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल बेटा 13 यानी 169, h हो गया 13। चलो क्वेश्चन नंबर 27 डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 28 पढ़िए। If the length of our hand of a clock is 10 centimeter, इफ लेंथ ऑफ दी or आर हैंड क्लॉक, ठीक है 10 हाँ centimeter, ठीक है, then angle described by our hand is 10 minute is 10 मिनट। कहते हैं 10 मिनट में जो घड़ी की आर हैंड क्लॉक निडल है वो कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, आर हैंड की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रहे, मिनट हैंड की बात नहीं हो रही। आपकी एनसीईआरटी में मिनट हैंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर हैंड की बात हो रही है। ठीक, चलिए ये समझ लें ज़रा सा हम, क्योंकि मिनट हैंड तो आपने 1 मिनट में कर देना था। जब आर हैंड की बात करते हैं, तो आवर हैंड छोटी निडल होती है, एक आपके पास बड़ी है और एक आपके पास छोटी है। छोटी वाली आवर हैंड क्लॉक है और ये आपकी मिनट हैंड की निडल है। ठीक है, कहीं पर भी हमने प्लेस कर दिया। आवर हैंड की क्लॉक एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगाती है 12 घंटे, 12 आवर्स लगते हैं उसको पूरा राउंड मारने में, 12 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो पूरा सर्कल ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का। मतलब 12 आवर्स लग रहे हैं आवर हैंड की क्लॉक को एक पूरा चक्कर मारने में। ठीक है, और अगर मैं ये आवर हैंड की बात जगह पे मिनट हैंड बोल देता तो मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है पूरा चक्कर मारने में, ओनली 1 आवर, 1 घंटे में वो पूरा घूम जाती है। ठीक है, तो अभी आवर हैंड की बात हो रही है, तो 12 आवर्स इज इक्वल टू पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री। तो 1 आवर की बात करें तो 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी 1 आवर इज इक्वल टू 12 36। ठीक है जी, so 30 12 3 का 36, साथ में 0, तो 1 आवर का मतलब बच्चों 30 डिग्री। आप तो मिनट की बात कर रहे हो, कितने मिनट में 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा। आवर को मिनट में बदलिए, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितने डिग्री 30। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूं तो 1 मिनट हो गया 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दिस एंड दैट कैंसिल, बचा कितना 1/2। 1 मिनट में 1/2 डिग्री चल रहा है। आपने पूछा हमसे 10 मिनट, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा लो, उधर भी करवा लो। तो जब हमने 10 से इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हुआ 10 मिनट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 डिग्री। अब ये हो गया हमारे पास 10 मिनट में कितने डिग्री 5 डिग्री। तो आंसर क्या आया 10 मिनट में वो 5 डिग्री अपना एंगल चेंज कर लेगी। डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 खत्म। 29 पढ़िए। बस बेटा ऑप्शन होगी 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री, कुछ ऐसे ऑप्शन दी जाएगी। ठीक है, तो उस ऑप्शन को बस आपको टिक करना है। डन, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ दे बेटा फटाफट, 30 तक खत्म करें। grass lawn of 21 meter in radius has a path 7 meter wide. बस यही में रुक जा रहा है। ये पहले भी आपने बस किसी सैंपल पेपर में क्वेश्चन किया था, याद है मुझे। आपके पास एक सर्कुलर लॉन है, ठीक है, एक सर्कुलर लॉन है आपके पास, और उसका रेडियस बोला था आपने अभी, सर्कुलर लॉन का रेडियस कितना 7 मीटर बेटा नहीं 21 meter in radius. 21 मीटर इन रेडियस आपने बता दिया। सर्कुलर लॉन का रेडियस 21 मीटर है और उसकी 7 मीटर की विड्थ के इर्द गिर्द 7 मीटर विड्थ के इर्द गिर्द एक ट्रैक बना दिया गया जहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह सुबह जनता पहुँचती है। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ
Area of the path. एरिया ऑफ पाथ में पता करना है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं किसी न किसी सैंपल पेपर में पहले। एरिया ऑफ पाथ में पता करना है, तो एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। तो जब बड़े सर्कल की बात करते हो तो फिर बड़े सर्कल का रेडियस भी देख लेते हैं कितना होता है। ये 21 और ये 7, तो टोटल कितना हुआ? 28. बिल्कुल ठीक है जी, यानी बड़ा रेडियस आपके पास हो गया, बड़ा रेडियस आपके पास हो गया 28, यानी कैपिटल आर आपके पास 28 है और स्मॉल आर आपके पास कैपिटल आर 28, स्मॉल आर 21। तो एरिया पता करना है, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। तो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। छोटे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या दोनों में? पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कितना बच्चों? 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो और ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया? 21 + 7 कितना हुआ बच्चों? 21 + 7 28, फिर मल्टीप्लाई ए माइनस बी कर लो तो 21 में से 7 गया। कैपिटल रेडियस कितना हमारे पास? 28 और स्मॉल रेडियस कितना हमारे पास? 21। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहे थे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 28 + 21, 8 + 1 9 और 2 + 2 4 और एक बार माइनस 28 - 21 7, 7 से 7 22 × 49, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आए वो कैलकुलेट करके लिख लेना। ठीक है, डाउट है तो पूछो। क्लियर? मैं बेटा यहाँ से ना 7 देख लिया था मैंने गलती से और इसको मैंने 21 देख लिया था, मैं वो भर रहा था, पर जबकि हमारा रेडियस क्या है दिख ही रहा है हमें। छोटे वाले, वो तो विड्थ थी ना हमारी, छोटे वाले का रेडियस 21 है, ये रहा लिखा हमने, और बड़े वाले का रेडियस 21 + 7 28। ऐसी सिली मिस्टेक कई बार टीचर भी कर जाते हैं करते करते, पर ध्यान पड़ गया इसलिए क्वेश्चन सही हो गया हमारा। पेपर में ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए 29 भी हो गया अभी। क्वेश्चन में 30 पढ़िए। If the midpoint of the line segment joining the points हाँ जी, क्या क्या पॉइंट्स है बताइए। 2,6 एक पॉइंट हमारे पास है 2,6, आगे and K,8 K,8 हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। is P X, Y ठीक है जी, मिड पॉइंट हमारे पास है बच्चों X, Y and X minus Y plus 5 equals to 0. एक लाइन दे दी गई हमें साथ में, ध्यान देना जरा, लाइन दे दी गई X Minus Y minus Y plus 5 +5 equals to 0. इक्वल्स टू 0। देखो जी, Find K. फाइंड के हमें पता करने के लिए बोल दिया। ये जो P है ना, ये मिड पॉइंट है। ये P क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मिड पॉइंट है इस वक्त, ठीक है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सबको आता है, x1 + x2, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, x = x1 + x2 / 2, यानी 2 + k, ये हो गया 2 + k / 2, 2 + k / 2, और y भी निकाल लो। y क्या हो जाएगा भाई? 6 + 8, 6 + 8 / 2, तो y तो हमारे पास आ गया 6 + 8 14 / 2, y कितना हो गया? 7। y हमारे पास 7 है इस वक्त, और x हमारे पास कितना है? 2 + k / 2। लाइन की इक्वेशन दी है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन में x y को पुट कर दो, तो इस x की जगह पे हमने क्या भर दिया? ये हमारे पास x - y + 5 = 0। x की जगह पे हम क्या भरने जा रहे हैं? 2 + k / 2, और y की जगह पे क्या भरने जा रहे हैं? -7 + 5 = 0। 2 + k / 2, 7 - 7 + 5 -2 = 0। ऑन द लाइक को बोर्ड पे देखो, अपनी पार्लियामेंट मत लगाओ। 2 × 4 -4 = 0। k = -4 उधर जाकर हो गया +4 + 2 उधर जाके हो गया -2। आंसर इज 2, बिल्कुल सही। सर 2 है। हाँ जी बेटा, हम भी 2 ही लिख रहे हैं, 2 ही लिखा है जी हमने, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। 20 मॉर्निंग में किए और 10 अब कर लिए। 31st क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बता दो अभी, ये तो रेज करें। डन। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ दे बेटा। The diameter of compass is 25. डायमीटर ऑफ कंपास